फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर वाइज जो बिल होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, जबकि मैंने प्राइवेट मेंबर्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि इस तरह से ऐसा कोई ऑर्डिनरी करके कोई मेंशन नहीं है वर्ड कि ऑर्डिनरी बिल। उसमें आर्टिकल 107 में सिर्फ बिल्स के प्रोविजन, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स के बारे में है। और मैंने आपको ये बताया था कि मनी बिल के बारे में आर्टिकल की डिफिनीशन जो है वो आर्टिकल 110 में दी हुई है। और आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में जो है वो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। ठीक है। तो आप, और चौथा जो है वो फाइनेंशियल बिल्स हैं। तो ये आप शॉर्ट में ये कुछ चीज़ें समझ लीजिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो देखिए, चार बिल, जो चार टाइप के प्रोसीजर वाइज जो आप बिल देखोगे, तो आप ऐसे देखोगे, ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, और एक फाइनेंशियल बिल होता है फोर्थ। ठीक है। तो ये तीन देखते हैं पहले, फिर फाइनेंशियल देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए, ऑर्डिनरी बिल जो है। ऑर्डिनरी बिल, जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 107 में बिल्स के बारे में मेंशन है, कहीं वहाँ ऑर्डिनरी नहीं लिखा है। ठीक है, पहली चीज़, उसमें बस बिल्स लिखा है। ठीक है। और आप देखो कि इसमें बिल्स क्या हो सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स क्या हो सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक जो यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट या रेजिडरी में होगा, वो सारे ऑर्डिनरी बिल ही होंगे। ठीक है। मतलब ऑर्डिनरी बिल यहाँ पे मैंने इसलिए बोला क्योंकि पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहे हैं ना, स्टेट लेजिस्लेचर में तो डिस्कस हो नहीं रहे हैं, इसीलिए स्टेट का मैटर नहीं लिखा है। लेकिन स्टेट लिस्ट भी आपको पता है कि स्टेट के लिए भी बनाया जा सकता है। जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है लोकसभा में, तो पार्लियामेंट इनेबल हो जाती है, वो बना सकती है स्टेट लिस्ट से जुड़ी चीज़ों पे कोई भी लॉ। ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल, कोई भी बिल जो मनी बिल ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ना हो, फाइनेंशियल बिल ना हो, वो सारे ऑर्डिनरी बिल ही हैं। ठीक है, सीधे सीधे आप ये समझो। उसके बाद आप देखो कि ऑर्डिनरी बिल नाम से ही ऑर्डिनरी है, तो ये दोनों हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, ऑर्डिनरी है, कॉमन है, दोनों में आ सकते हैं। ठीक है। और इनको चाहे प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है और गवर्नमेंट जो बॉडी भी वो भी ला सकते हैं। ऑर्डिनरी चीज़ें कोई भी कर सकता है। ठीक है। अब इसमें पास होने के लिए क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबर्स हैं, उनका 50% से ज़्यादा हो अगर, तो वो मान लिया जाता है कि पास हो गया बिल। ठीक है। दोनों हाउस में अलग अलग पास करके फिर प्रेसिडेंट असेंट के लिए चला जाता है। ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट के पास भी खूब सारी पावर होती हैं, सारे अल्टरनेटिव उनके पास होते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं उनमें जॉइंट सेटिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, जॉइंट सेटिंग हो सकती है। और आप देखो कि जो मनी बिल है, मनी बिल में आते हैं। मनी बिल जो होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट ला सकती है। ठीक है। गवर्नमेंट मतलब कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो वही ला सकते हैं, मिनिस्टर्स ही ला सकते हैं मनी बिल। इसमें प्राइवेट मेंबर बिल का नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं है मनी बिल में। ठीक है। इसका जो डेफिनेशन दी हुई है आर्टिकल 110 में, मनी बिल की डेफिनेशन दी हुई है कि इसके बारे में हम डिटेल में कभी देखेंगे जब मनी बिल के बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल में। तो आप देखो कि 110 जो आर्टिकल है उसमें सिर्फ ये दिया हुआ है मनी बिल के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन के बारे में दिया हुआ है। और आप ये देखो कि मनी बिल जो होता है, ये सर्टिफिकेट कौन देता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो डिसाइड कर सकता है कि ये बिल मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, क्या है। ठीक है, वो बता सकता है। और जैसे मान लो कोई बिल है, वो मनी बिल लोकसभा में पास हो गया, तो स्पीकर क्या करेगा, उसको पीछे एक इंडोर्स कर देगा उस बिल में और लिख देगा कि ये मनी बिल है। तब वो राज्यसभा में जाते ही उसके आप समझ लो, आप मनी बिल जैसे ही लिखेगा वो राज्यसभा में की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा कुछ ना भी करे तो भी 14 दिन में बिल पास हो जाता है। तो आपको पता ही है कि मनी बिल के केस में राज्यसभा रिकमेंड का अमेंडमेंट के लिए बोल सकती है, लेकिन कोई मानना ज़रूरी नहीं है। पास करे ना करे, 14 दिन में पास मान लिया जाएगा ऑटोमेटिक। राज्यसभा का रोल बहुत कम होता है मनी बिल में। ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे इन्वॉल्विंग टैक्सेशन, बोरोइंग, गवर्नमेंट फंडिंग, पेमेंट और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इस तरह की चीज़ें सब्जेक्ट्स रहते हैं। और ये इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में ही होता है। जब सारी पावर लोकसभा को आई तो लोकसभा वाले ही लाएंगे इसको। और इसमें जॉइंट सेटिंग का कोई प्रोविज़न होता नहीं है। क्यों नहीं होता है प्रोविज़न, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि ये प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट के से ही ये लाए जाते हैं। प्रेसिडेंट से पूछ के ही मनी बिल, कोई भी मनी बिल होगा तो पहले परमिशन ले ली जाती है प्रेसिडेंट से। जब परमिशन ले लिए तो अब आप खुद सोचो कि
और दूसरी चीज़ ये है कि आप सोचो कि जब राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है तो क्या जॉइंट सेटिंग, वैसे भी उनकी वैल्यू नहीं है, अकेले ही पास कर सकते हैं, तो जॉइंट सेटिंग का खेल ही खत्म। और ऊपर से प्रेसिडेंट जो होता है, इसमें प्रेसिडेंट भी एसेंट हमें ज़्यादातर मिल ही जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो बिल आते हैं मनी बिल, इनको लाने से पहले प्रेसिडेंट से पूछ के ही लाया जाता है कि हम ये बिल ला रहे हैं। तो जब जिस आदमी ने पहले परमिशन दे दी है वो आदमी दोबारा थोड़ी ना आनाकानी करेगा उसमें। ठीक है, तो मतलब आप देखोगे 99% केसेस में प्रेसिडेंट जो है वो अपनी एसेंट दे देते हैं। अब इसमें क्या है कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है लोकसभा में। राज्यसभा कैन रिकमेंड चेंजेस बट लोकसभा हैज़ द राइट टू रिजेक्ट देम। लोकसभा चाहे तो माने ना माने, और अगर राज्यसभा मस्ट रिटर्न और पास ए मनी बिल विद इन 14 डेज और इट इज़ डीम्ड पास। मान लो नहीं आता 14 दिन के अंदर, राज्यसभा में ही पड़ा है तो भी वो पास मान लिया जाता है। तो मनी बिल में राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आप देखो कि कई सारे बिल जो हैं उसमें आजकल तो ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट जो है वो मनी बिल बोल के उसको ले आती है कि ये मनी बिल है। मनी बिल बोल के राज्यसभा में पास होने के जब चांसेस कम होते हैं ना, जब उनको डाउट होता है कि राज्यसभा नहीं पास करेगी, तो मनी बिल बना के ले आते हैं, मनी बिल बना के। लेकिन फिर उसमें भी आप सुप्रीम कोर्ट तो है ही हमारा, इस तरह की धांधली तो नहीं हो सकती कि कोई भी बिल मनी बिल डिक्लेयर कर दो। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। और उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में हम कुछ भी चेंज करना चाहेंगे तो आप देखोगे कि आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में बात की गई है। और ये जो बिल होता है ये प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं और ये मिनिस्टर भी ला सकते हैं। और ये जो बिल होते हैं ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई एक ही को पावर है, दोनों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अमेंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो है ही, बता दिया मैंने। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये जॉइंट सिटिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें क्यों नहीं पॉसिबल है? अब देखो कि होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ये कंसेप्ट है कि बड़ी मेहनत लगती है। एक तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, मायने रखता है किसी भी बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना। स्पेशल मेजोरिटी के दो क्लॉज होते हैं। ठीक है, 368 में स्पेशल मेजोरिटी का दो मतलब होते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब होता है? एक तो 50% जो टोटल स्ट्रेंथ है उस हाउस की, वो। ठीक है, दूसरा होता है कि जो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो। इन दोनों में से जो वैल्यू ज़्यादा आ रही हो उतने लोग अगर हाँ करते हैं तब जाके माना जाता है कि बिल पास हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। मतलब टोटल स्ट्रेंथ का 50% और 2/3 जो निकाल लो आप प्रेजेंट एंड वोटिंग का, दोनों को आप जब देख लो कौन बड़ा है, उतने लोग तैयार हो, तो इतने लोगों को कन्विंस करना बड़ी दिक्कत वाली बात है। और उसके बाद पास करके भेजा, उसके बाद प्रेसिडेंट मना कर दें, तो फिर तो वो बहुत ही वैल्यू ख़त्म हो जाती पार्लियामेंट की एक तरह से। तो आप देखोगे कि इसमें जॉइंट सेटिंग का कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया है। इसमें 24th अमेंडमेंट आया था 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो उन्होंने ऐसा कर दिया था कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट ये डिनाई नहीं कर सकते कि हम मतलब वो अपनी असेंट ना दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट का। और एक और चीज़ इसमें और देखिए, स्पेशल मेजोरिटी में जैसा कि मैंने बताया स्पेशल मेजोरिटी के बारे में, अब आप ये भी देख सकते हो कि कई बार क्या रहता है कि जो स्पेशल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी में जो हाफ लेजिस्लेचर होते हैं ना, जो मतलब जितने भी राज्य हैं, राज्यों के लेजिस्लेचर से भी उसको पास कराने की जरूरत पड़ती है। कब पड़ती है? जैसे कोई भी फेडरल चेंज आ रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर कम कर दी जा रही है, या स्टेट से रिलेटेड कोई भी स्टेट वालों की पावर कम कर दी जा रही है, कोई भी ऐसी चेंज चेंज जिससे फेडरल प्रोविजन चेंज हो रहा हो, जिससे स्टेट को फर्क पड़ रहा हो, तो वो सारी चीज़ें अगर हैं तो स्पेशल मेजोरिटी में एक क्लास और जुड़ जाता है। क्लॉज, वो क्लॉज होता है कि आपको स्टेट, हाँ, 50% स्टेट्स की हाँ करानी है, उनसे उनके यहाँ से भी पास कराना है ये बिल। ठीक है, वो अपना रेजोल्यूशन पास कर देंगे अपने यहाँ कि हम ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे पास हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, एक तरह से बिल पास हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्या मतलब कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है और क्या मेजोरिटी और दोनों हाउस में, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने एक ही साथ बता दे रहा हूँ आपको।
अब देखिए फाइनेंशियल बिल क्या होता है। फाइनेंशियल बिल होता है आर्टिकल 117 में फाइनेंशियल बिल के बारे में बात की गई। फाइनेंशियल बिल विच आर नॉट रेटिफाइड बाय स्पीकर एज अ मनी बिल, ऐसे बिल जो मनी बिल नहीं माने जा रहे हैं लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड हैं तो आप उनको फाइनेंशियल बिल बोलेंगे। और वो दो तरह के होते हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होते हैं, इट इज़ अ बिल विच डील्स विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 मतलब होता है मनी बिल का, ठीक है, डिफिनेशन दी है इसमें। इट इज़ अ बिल विच डील्स विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 110 बट इन एडिशन टू दैट इट will also have some extra matter not related to those provision, लेकिन उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो होंगी जो कि इस प्रोविज़न से रिलेटेड नहीं होंगी, ठीक है। तो ये कैटेगरी 1 में माने जाते हैं। और ये जो होते हैं ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और वो भी परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की, ठीक है, तब आते हैं इंट्रोड्यूस। उसके बाद राज्यसभा हैज़ द पावर टू रिजेक्ट और अमेंड सच बिल्स बट द अमेंडमेंट कैन नॉट बी मेड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये राज्यसभा चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है इन बिलों को, अमेंड भी कर सकती है, लेकिन एक और चीज़ है कि अमेंड करना है इसमें तो भी आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। मतलब प्रेसिडेंट की परमिशन इंपॉर्टेंट होती है कि टाइप 1 में। और आप देखोगे देयर कैन बी ए जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इफ देयर इज ए स्टेलमेट बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कभी मान लीजिए दोनों हाउसेज आपस में डिसएग्री कर रहे हैं तो आप देखो कि इसमें जॉइंट सिटिंग का क्लॉज है, जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है कैटेगरी 1 में, ठीक है। और उसके बाद अब आप ये देखो कि जॉइंट सेटिंग की पावर ज़्यादातर वहाँ पे तो है ही जहाँ पे मतलब आप देखोगे कि ये जहाँ पे पावर राज्यसभा के पास है तभी तो जॉइंट सेटिंग होगी ना। जिस आदमी के पास पावर नहीं है तो निगोशिएशन की हमको जरूरत ही क्या है। जैसे मनी बिल में उसके पास राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है तो वो तो जॉइंट सेटिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसमें तो भाई जॉइंट सेटिंग का क्लॉज ही नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में तो आप 2/3 में स्पेशल मेजोरिटी मायने रखता है यार। उसमें धोखाधड़ी नहीं कर सकते कि जॉइंट सेटिंग करके फिर आप कोरम कमेंट सिंपल मेजोरिटी से पास करा दो, वो नहीं हो सकता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो ये दो चीज़ें याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और मनी बिल, इनमें जॉइंट सेटिंग का क्लॉज नहीं है, ठीक है। अब आप देखो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 क्या होते हैं। इट इज़ अ बिल हैविंग प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 110। मतलब ऐसा ये ऐसे होते हैं जिनमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा हो रहा हो और ये वो होते हैं जिनमें कि मनी बिल से रिलेटेड कोई प्रोविजन ना हो। आर्टिकल 110 मतलब मनी बिल, मनी बिल से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन इसमें हो ही ना। मतलब जो जिस चीज़ में मनी बिल का नाम या जिक्र ना हो जरा सा भी, तो वो आप देखोगे कि वो जितने भी हैं वो उनको माना जाता है कि वो आपके फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस बिल। इसमें प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है, बट इट इज रिक्वायर्ड वाइल पासिंग द बिल इन आइदर हाउस। लेकिन जब बिल पास कराना है, इंट्रोडक्शन के टाइम पे तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर बिल पास कराना है तो फिर पास कर चाहे दोनों हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पास कराते समय प्रेसिडेंट की आप समझो कि परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि पास कर दिया, ऐसे पास कराने से पहले प्रेसिडेंट से बताना पड़ेगा अरे हम पास करने जा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट कहेंगे ठीक कर दो। तो इस तरह से राज्यसभा हैज़ द पावर टू रिजेक्ट और अमेंड सच बिल। देयर कैन बी ए जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक। राज्यसभा के पास इसमें पावर है और आप देख रहे हो रिजेक्ट भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है। और आप देख रहे हो कि इसमें जॉइंट सेटिंग का जो क्लॉज है वो अप्लीकेबल है। तो अब हम नीचे मैंने एक ये डायग्राम बनाया है उसमें और क्लियर किया। देखिए फाइनेंशियल बिल जितने भी हैं, फाइनेंशियल बिल में जॉइंट नाम अगर फाइनेंशियल बिल है तो उसमें आप देखोगे कि वो जॉइंट सेटिंग तो पॉसिबल है, कैटेगरी ए कैटेगरी 2। एक और बात बता दूं आपको, जो मनी बिल होते हैं ना वो भी फाइनेंशियल बिल ही होते हैं, लेकिन हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होता। जैसे आप ये कह सकते हो कि मनी बिल देखो इसके अंदर आ रहा है ना, मैंने फाइनेंशियल बिल करके पूरा लिखा हुआ है, तीनों के तीनों सेट फाइनेंशियल बिल के अंडर में आते हैं। तो ये जितने आप ये देख सकते हो कि मनी बिल जो है वो तो फाइनेंशियल बिल है, लेकिन जो फाइनेंशियल बिल होते हैं वो मनी बिल जरूरी नहीं है। साफ साफ समझ में आ रहा है आपको इस डायग्राम से कि हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकता। जैसे कैटेगरी 1 2 कहाँ है मनी बिल, नहीं है ना, तो उस तरह से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और अब फाइनेंशियल कैटेगरी के जो बिल होते हैं ये जॉइंट सेटिंग पॉसिबल होती है, ठीक है। और इसमें देखो आप फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 जो होता है एक तरह से मिक्सचर होता है मनी बिल का और ऑर्डनरी बिल का। और आप देखो मनी बिल जहाँ पे मनी का कुछ भी घुसा मनी, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए पहले पूछना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, प्रेसिडेंट से। तो आपको परमिशन लेनी पड़ रही है, पहले परमिशन लो और उसके बाद फिर आप बाकी चीज़ें होंगी। और उसके बाद आप देखते हो कि राज्यसभा जो है वो और
ये जो बिल होते हैं ना फाइनेंशियल कैटेगरी वन के बिल, ये सिर्फ आप देखोगे कि ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकते हैं, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे मनी बिल, देखो मनी बिल तो वो लोकसभा में होता है, ये तो आपको मालूम ही है। और फाइनेंशियल कैटेगरी का जो पहले नंबर का है उसमें भी मनी की कुछ कुछ खास बातें होती हैं, क्योंकि ये मिक्सचर है ना मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल का, इसलिए इसको भी आप समझो कि ये लोकसभा, जहाँ मनी आ जाए वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, और कहीं नहीं होगा। और परमिशन भी लेनी पड़ेगी इनमें, प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लो तब इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, अब ये हो गया। अब मनी बिल में जॉइंट सेटिंग रिक्वायर नहीं होती है, क्योंकि लोकसभा के पास फुल पावर होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, और अब ये देखो फाइनेंशियल बिल जो होते हैं कैटेगरी टू टाइप के, आप देखोगे कि ये फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल प्रेसिडेंट परमिशन नॉट नीडेड, इसमें प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती है, लेकिन पास कराने के लिए बिल को दोनों हाउसेस में, चाहे वो आपका लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसमें क्या है, आर्टिकल 110 जो मनी बिल के क्लॉज कुछ भी इसमें नहीं होता, एक भी चीज बिल्कुल हटके ही होते हैं फाइनेंशियल बिल, इसमें मनी बिल का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, जब इसमें मनी बिल का कोई लेना देना नहीं है, और इसमें जॉइंट सेटिंग है। ठीक है, तो इसमें जॉइंट सेटिंग जो है वो थोड़ा कंफ्यूज लगेगा आपको, कि मनी बिल जब होती है तब तो जॉइंट सेटिंग की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन जब फाइनेंस बिल होता है कैटेगरी वन का, तो उसमें मनी और वो दोनों मिक्सचर होता है, ये तो मिक्सचर होने की वजह से इसमें जॉइंट सेटिंग पॉसिबल है। और फाइनेंशियल बिल जो कैटेगरी टू का होता है इसमें भी जॉइंट सेटिंग पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरह से ये आपका कि जो रिकमेंडेशन है इसमें एसेंशियल हो रही है पास कराने के लिए। अब ये फाइनेंशियल बिल जो होते हैं कैटेगरी टू के 117 के थर्ड क्लॉज में दिए हुए हैं आर्टिकल के, इसमें प्रेसिडेंट गिव एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न फॉर द बिल फॉर कंसिडरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ये सारी चीज़ें देखी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।